हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आईएएस। 71st बीपीएससी की डेट आ चुकी है 13 सितंबर और इस बार भी बम्पर वैकेंसी आई है। लगभग 4.5 लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा है। तो 71st बीपीएससी पीटी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। अभी हम एग्ज़ाम आईएएस पे पीवाईक्यू की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है और एग्ज़ामिनर के माइंड सेट का बताता है, एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है इससे हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है पीटी में। 25 से 30 क्वेश्चन या पूछता है। तो सबसे पहले हम 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन कैपिटलिस्ट वाज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में कौन नहीं था? ए धीरू भाई अंबानी, बी जे.आर.डी. टाटा, सी श्रीराम, डी जी.डी. बिरला। तो इसका ऑप्शन सही है ए, क्योंकि धीरू भाई अंबानी बहुत लेटर फेज में आया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और अब बॉम्बे प्लान जो प्री इंडिपेंडेंस बना था। अभी हम जान लेते हैं बॉम्बे प्लान के बारे में। बॉम्बे प्लान पब्लिश हुआ था जनवरी 1944 में। इसका क्या हुआ था कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने एक फ्रेमवर्क आउटलाइन किया था जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो उसके बारे में उन्होंने बताया था। क्योंकि जैसा कि हमें पता है उस समय इंडियन इकॉनमी की हालत कैसी थी। सबसे पहले इंडियन इकॉनमी की हालत को हाईलाइट करने वाले थे दादा भाई नौरोजी जी, जिन्होंने अपने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया के अपनी बुक में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिए थे, जिसमें ब्रिटिशर्स इंडियन को कैसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हैं हाईलाइट किया गया था। तो ये था, तो इस वजह से जो इंडिया की हालत इतनी ख़राब थी, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे उसको बदला जाए, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि फार्मर तक के बारे में कैसे फार्मर जो इंडिया का एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो भी सप्रेस उस समय था, जमींदारी प्रथा से सब लोग तंग थे, तो कैसे उनको अपलिफ्ट किया जाए, ये सब इस प्लान में बताया गया था। तो उसके की इंडस्ट्रियलिस्ट कौन कौन से थे? इनिशिएटर थे जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, और अदर कंट्रीब्यूटर में थे पी ठाकुरदास, कस्तूर भाई लाल भाई, सर श्रीराम, अर्देसर दलाल, एडी श्रॉफ और डॉक्टर जान मथई थे। इसको जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें पीएम बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, इसको इन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जी को भी सौंपा था, लेकिन नेहरू जी ने ना इस प्लान को एक्सेप्ट किया ना ही इसे रिजेक्ट किया। कहा ऐसा जाता कि अगर उस समय नेहरू जी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में बाद में आया वो पहले आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1875, 1874, 1877 इन 1876। तो इसका आंसर है सी, 1877। 1877 में दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें जो इंग्लैंड में क्या होता था, क्वीन या किंग या क्वीन, तो क्वीन इंग्लैंड में जो किंग या क्वीन होगा उसको जो है एम्परेस ऑफ इंडिया या एम्परर ऑफ इंडिया का खिताब दिया जाएगा। तो सबसे पहले दिल्ली दरबार 1877 में हुआ, 3 बार हुआ। एक बार 1877, 1903, 1911। 1911 का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या हुआ था, जब 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द किया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में। 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था उस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, और 1877 में कौन थे वॉइसरॉय? लिटन थे, लॉर्ड लिटन। और फिर 1911 में जो कैपिटल थी उसको भी शिफ्ट किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। उस समय लॉर्ड हार्डिंग ने ब्रिटिश के जो किंग थे जॉर्ज 5th, उनको एम्परर ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। ठीक है, हम लोग इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बीपीएससी का पीटी जो है अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। जैसा कि हमने 68 और 69 में देखा था, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड यूपीएससी की तरफ टिल्ट हुआ था बीपीएससी पीटी में, और फिर 70 में देखा था कि 1 लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए हमें पूरा थॉरली पढ़ना है। तो उसी अप्रोच को देखते हुए ये पीवाईक्यू सीरीज में पीवाईक्यू को एक्सप्लेन किया गया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश एट मेनी प्लेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कई जगह पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो नीचे कौन से पेयर दिया गया जो करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन ए है रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, ऑप्शन बी है प्रति सरकार सतारा, ऑप्शन सी है प्रजामंडल तलचर, ऑप्शन डी है जाति सरकार तमलुक। तो सही है ऑप्शन ए रैयत सरकार खेड़ा गुजरात। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। तो बलिया सेवा संस्थान में बनी थी, बलिया उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लीडर थे चित्तू पांडे जी। सतारा प्रति सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, वहाँ पे लीडर थे यशवंतराव चौहान नाना पाटिल जी। ताम्रलिप्ता जाति सरकार बनी थी वहाँ बंगाल में, वहाँ पे लीडर थे अंबिका चक्रवर्ती। अब बिहार के लोग भी पीछे नहीं थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार के लोगों ने तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो अब हम देखते हैं बिहार में क्या क्या की एक्टिविटी हुई थी, कौन कौन से रीजन में। तो लालगंज वैशाली में हुआ था, जो लोकल विलेजर्स जो यूथ थे उन्होंने नेशनल बिल्डिंग पे गवर्नमेंट बिल्डिंग पे नेशनल फ्लैग फहराया था, जिससे उनके और पुलिस के बीच में क्लैशेज हुआ था। फिर बिरौल दरभंगा में पंचायत बनाई गई थी, सेंट्रल कमेटी बनाई गई थी लक्ष्मण झा के नेतृत्व में, और बेसिकली ये सेल्फ गवर्नेंस का एक एक्सपेरिमेंट था। फिर सिंघिया दरभंगा में भी विलेज पंचायत बनाई गई और ये विलेज पंचायत जो बनाई गई वो लगभग 3 महीने तक सस्टेन भी की थी। फिर मुंगेर में रेलवे स्टेशन पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे अटैक हुए लोकल रिवोल्यूशनरीज द्वारा। फिर मधुबनी में ऑफिसर्स पे अटैक किए गए, रिकॉर्ड को जलाया गया। ये क्या हुआ था, जेपी नारायण जी के जो आज़ाद दस्ता था उनके द्वारा हुआ, और इनका वॉरफेयर एक्शन था गोरिल्ला वॉरफेयर। फिर कई सारे अंडरग्राउंड मूवमेंट हुए जेपी नारायण के नेतृत्व में, योगेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में, रामानंदन मिश्रा के नेतृत्व में कई सारे अंडरग्राउंड मूवमेंट हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल और STS केम इनटू प्रोमिनेंस विद अ कॉल फॉर स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन, डी खिलाफत मूवमेंट इशू। तो इसका ऑप्शन कोई नहीं सही है, क्योंकि ये आया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। तो बाद में BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, लेकिन हम तो जानेंगे ना स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल कब प्रोमिनेंट हुआ था। तो ये बेसिकली हुआ था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। जब लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का प्लान बना दिया गया था। फिर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा लॉन्च की। कहाँ के लिए? दांडी के लिए दांडी यात्रा लॉन्च की, और ये वहाँ पहुँचे 1930 में। और यहाँ पे नमक को चुना गया, विद्रोह का सिंबल जो नमक चुना गया। अब हम जानते हैं क्यों सॉल्ट को चुना गया। सॉल्ट क्या है? इंडियन इमोशन से जुड़ा हुआ, इंडियंस के इमोशन से जुड़ा हुआ। अभी भी लोग कहते हैं नमक हरामी नहीं करना, ये नमक हरामी नहीं करना, ये सब इंडियन इमोशन से जुड़ा हुआ था। और फिर क्या था, सॉल्ट इंडिया में ही होता था और इंडियंस को इसकी मोनोपोली नहीं मिलती थी, और ब्रिटिशर्स इंडिया में हुई ही चीज़ इंडियंस को ज़्यादा रेट पे बेचते थे, तो इसलिए सॉल्ट को चुना गया। वहाँ पे सॉल्ट लॉ ब्रोक किया गांधी जी ने, और वहाँ पे उन्होंने बोला सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, मतलब देशद्रोह मेरा धर्म बन गया। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको लगेगा मैं क्यों बता रही हूँ, लेकिन ये कभी कभी पूछ देता है कि ये किसने कहा था, कब कहा था, ये सब पूछ देता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। फिर जब इन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रोक किया 6 अप्रैल 1930 को, फिर गांधी जी और सारे बड़े लीडर्स जो है अरेस्ट हो गए। तो ये ऐसा नहीं था, ये मूवमेंट विड्रॉ नहीं हुआ, ये मूवमेंट चलता रहा। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, इसमें बोला इसके बाद क्या हुआ, जो लीडर्स थे और सबको छोड़ दिया गया। फिर कराची सेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया, और फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि ठीक है हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को तो बाइकआउट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का उन्होंने डिसाइड किया। तो फिर कांग्रेस को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था गांधी जी ने, लेकिन गांधी जी को वहाँ फिर बात बनती नहीं दिखी, तो वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने रिज्यूम कर लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। फिर जैसे उन्होंने रिज्यूम किया
तो उनको अरेस्ट कर लिया गया 1932 में, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया 1932 में। उसके बाद गांधी जी अरेस्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट विड्रॉ नहीं हुआ था। फाइनली अप्रैल 1934 को गांधी जी ने ये मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ स्ट्रगल, दांडी यात्रा, ये सब। तो बीच में आया नेगोशिएशन, पॉज का पीरियड, फिर दोबारा से उन्होंने जब रिज्यूम किया तो वो फिर से स्ट्रगल आया। तो ये स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट जो प्रोमिनेंट हुआ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913? जब जो रॉयल कमीशन बहुचर्चित कमीशन था, वो इंडियन करेंसी के ऊपर अपॉइंट किया गया था 1913 में। कौन उसके चेयरमैन थे? जेम्स विल्सन, जेएम किन्स, सर ऑस्टिन चैम्बरलिन, सर डब्ल्यू.आर. मैन्सफील्ड। तो ऑप्शन सही है सी, सर ऑस्टिन चैम्बरलिन। और इसको चैम्बरलिन कमीशन भी बोला जाता है, रॉयल कमीशन को चैम्बरलिन कमीशन भी बोला जाता है। उस समय क्या होता था, जनरली जो चेयरमैन होते थे उसी के नाम पे कमीशन का नाम होता था। तो चेयरमैन थे सर ऑस्टिन चैम्बरलिन, इसलिए इसको चैम्बरलिन कमीशन भी बोला जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये क्यों बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। क्या हुआ था, लेट 19th सेंचुरी में नया गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। उसको समझने के लिए फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज, करेंसी मैनेजमेंट, ये सबको इवेल्युएट करने के लिए, इंडियन रूपी और गोल्ड रिजर्व के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो रिव्यू करने के लिए, इस सब के लिए ये चैम्बरलिन कमीशन बनाया गया था। और कमीशन ने 1914 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे? मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब लॉन्च किया? 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946 या मोर देन वन ऑफ द एबव? तो इसका ऑप्शन सही है 16 अगस्त 1946। अब हम जानते हैं मुस्लिम लीग ने ऐसा क्यों किया। 1946 जून 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें मुस्लिम लीग का जो 2 नेशन थ्योरी था उसको रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन प्लान ने। लेकिन मुस्लिम्स को कुछ रिजर्वेशन दे दिया था, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती उसमें उनको रिजर्वेशन दिया गया था। तो इनिशियली क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ, नेहरू जी ने जब गवर्नमेंट के लिए डिक्लेयर किया तो उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो होगा राइट टू चेंज द कैबिनेट प्लान, ये होगा कांग्रेस के पास, जिससे जो मुस्लिम लीग का ट्रस्ट जो है ब्रोक हुआ। फिर जिन्ना को डर सताने लगा कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदू डोमिनेट ना करने लगे, तो इसीलिए जिन्ना ने फिर 29 जुलाई जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया। अब इसको कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका बहुत बड़े लेवल पे दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए, इसका ये इफेक्ट हुआ। अब उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो कौन थे? सर फ्रेडरिक जॉन ब्यूरोज थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई एंड व्हेन? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन, ऑप्शन सी है मूवमेंट गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है सी, गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हम जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, जानते हैं कि ये क्यों आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब लॉन्च हुआ, तो ये क्यों ट्रिगर क्यों हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। उससे पहले क्रिप्स मिशन आया था, वो फेल हो गया था। फिर वर्ल्ड वॉर में जो प्रिजनर्स के साथ हार्डशिप की गई थी, ये सब लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर दिया था यहाँ पे। और वैसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे भी इतना सप्रेस था, वो लोग भी फ्रस्ट्रेटेड थे। ये सब रीजन की वजह से नेशनलिज्म जो है बढ़ गया लोगों के अंदर, और फिर ये चीज़ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को इसने ट्रिगर किया। और फिर जो है 8 अगस्त को, इससे पहले जो बॉम्बे में हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी आई, वहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अनाउंस किया गया बॉम्बे से, और 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया क्विट इंडिया को। लेकिन क्या हुआ कि 9 अगस्त 1942 तक ही सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये जो मूवमेंट था वो लीडरलेस हो गया। तो फिर जो लोग थे,
जो लोकल फ्रीडम फाइटर थे, जो लोग थे मास मूवमेंट वाले जो लोग थे, वो सब गांधी जी से मिलने गए जेल में। और फिर गांधी जी को बोले अब क्या किया जाए, तब गांधी जी ने वहाँ बोला करो या मरो। ये सब की डिमांड, गवर्नमेंट रिस्पांस, ये सब मैंने बताया। फिर गवर्नमेंट रिस्पांस का मैंने बताया है, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था। और उस समय जैसे जब लीडर सारे अरेस्ट हो गए थे हो गए थे तो कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटी चल रही थी। जैसे उषा मेहता जी ने सीक्रेट रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था, बनाया था। फिर जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ाद दस्ता बनाया था। ये सब कुछ सीक्रेट मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है। उस समय लीडर, अंडरग्राउंड जो लीडर थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता, बिजू पटनायक, ये लोग अंडरग्राउंड लीडर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, रामकृष्ण मिशन को किसने खोजा था? विद्यासागर इन 1899, बी स्वामी विवेकानंद इन 1899, सी स्वामी विवेकानंद इन 1897, डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सही है सी, स्वामी विवेकानंद इन 1897। ये स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन खोजा था, अपने उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके ऑनर में खोजा था उन्होंने। और 1897 कोलकाता में से फाउंड किए थे। और एग्जैक्ट डेट अगर पूछेगा तो ये 1 मई 1897 को फाउंड हुआ था। और ये इसका पर्पस था स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ, ट्राइबल वेलफेयर, ये सब इसका पर्पस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ है फाउंडर। तो खाकसार है, सोशलिस्ट पार्टी है, इंडिपेंडेंट लेबर लीग है, फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो हमने सोशलिस्ट पार्टी, इसमें सबसे ज़्यादा सोशलिस्ट लीडर कौन है? तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी हैं। इसमें सोशलिस्ट लीडर जो है जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो सेकंड का सी हो गया। सेकंड का सी कौन से ऑप्शन में है? बी और डी में है, ठीक है। सेकंड का सी फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी। फोर्थ का ए बी सेम है। अब आया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये जयप्रकाश नारायण जी का है। तो ये जो है ऑप्शन बी सही है। अब एक एक करके हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। खाकसार मूवमेंट जो फाउंड हुआ था वो 1931 में। इसके फाउंडर थे इनायतुल्लाह खान मशरिकी। उन्होंने 1931 में लाहौर में इसे फाउंड किया था। अब इसका मेन गोल क्या था? वो मुस्लिम्स को यूनाइट करना, मुस्लिम को अपलिफ्ट करना, ये सब इसका मेन मोटो था। और धीरे धीरे ग्रेजुअली 1940s में डिक्लाइन हो गया। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये फाउंड हुआ 1934 में। इसके फाउंडर थे जयप्रकाश नारायण जी। मेन 1934 में पटना में मीटिंग हुई थी, जहाँ पे प्रपोजल हुआ था कि एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया जाए। और ये प्रपोजल जो है फॉर्मलाइज हुआ था अक्टूबर 1934 में, बॉम्बे में जब ऑल इंडिया सेशन हुआ था तब। और इसकी पेरेंट बॉडी कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी पेरेंट बॉडी थी। की लीडर में वही आचार्य नरेंद्र देव जी प्रेसिडेंट थे, जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी थे, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, M.R. मशानी, ये लोग इसके की लीडर थे। चूँकि ये सोशलिस्ट पार्टी है तो इसकी आइडियोलॉजी भी वही होगी, सेक्युलरिज्म, एंटी कैपिटलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये सब इसकी आइडियोलॉजी है। बाद में जब INC के ड्यूअल मेंबरशिप को बार्ड कर दिया गया तो 1948 में इसको सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया। और फिर ये स्प्लिट हुई दो पार्ट में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये बनाया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1936 में। इसका रीजन ऑफ एक्टिविटी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये सब इसका रीजन ऑफ एक्टिविटी था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही था, शेड्यूल कास्ट, ऑप्रेस्ड ग्रुप जो है उसका अपलिफ्टमेंट। और B.R. अम्बेडकर जी जो थे वो पॉलिटिकल पावर को मानते थे सोशल प्रोग्रेस का। इसीलिए इस पार्टी ने 1937 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और 14 सीट भी जीती थी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। फिर बाद में ये 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई। फिर रिप्लेस किया इसने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1942 में। अब नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए BPSC का कुछ जो है की एरिया, मैंने बोला था ना PYQ से आपके की एरिया के बारे में पता चलता है, कौन सा की एरिया है, एग्जाम में कौन सा एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो त्रिपुरी क्राइसिस,
फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। गांधी जी, बोस, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद जी, जेपी नारायण जी, ये लोग फेवरेट टॉपिक हैं बीपीएससी के। तो ठीक है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बना था, अब थोड़ा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। क्या हुआ था 1938 में हरिपुरा में सेशन हुआ था। ठीक है, 1938 में हरिपुरा में सेशन हुआ था, जहाँ पे बोस को इलेक्ट किया गया था आईएनसी प्रेसिडेंट। यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनी थी सुभाष चंद्र बोस के चेयरमैनशिप के अंडर, जो बाद में जो 5 ईयर नेशनल प्लान आया वो इसी पे बेस्ड था। तो ठीक है, नेक्स्ट फिर त्रिपुरा में हुआ त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हुआ 1939 में। वहाँ पे क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी और पत्ता भाई सीतारमैया दोनों लोग खड़े थे चुनाव में। तो सुभाष चंद्र बोस जी को दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया, पत्ता भाई सीतारमैया जी हार गए। तो गांधी जी ने ये बोला कि पत्ता भाई सीतारमैया की हार मेरी हार है। और उसके बाद फिर आइडियोलॉजिकल रिफ्ट भी आ गया गांधी जी और जो सीनियर लीडर थे और सुभाष चंद्र बोस के बीच, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, पूर्ण स्वराज लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी अभी वेट करना चाहते थे कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे, धीरे धीरे वेट करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हुआ दोनों लोगों के बीच, और सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया त्रिपुरी में। और जब सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद जी को नया आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन करके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 3 में 1939 को माकुर उत्तर प्रदेश में। अब चूँकि रिजाइन उनके आइडियोलॉजिकल रिफ्ट की वजह से किया था, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी इसका वही होगा, पूर्ण स्वराज, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इक्वलिटी, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव था इस पार्टी का। जब इस पार्टी का फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ 20 जून और 22 जून 1940 में नागपुर में, तब सोशलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर किया गया। और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी और जनरल सेक्रेटरी थे एचबी कामत। यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी बनाई गई 1939 में, जिसके प्रेसिडेंट थे एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी, और वाइस प्रेसिडेंट थे एसएस केवसर, और जनरल सेक्रेटरी थे लाल शंकर लाल। बाद में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडिया छोड़ दिया 17 जनवरी 1941 को स्किप करके चले गए, तो धीरे धीरे 1942 में इसे बैन कर दिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब इधर है न्यूज़पेपर, इधर है एडिटर। तो अगर हमें एक भी पता हो, जैसे बंगाली के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, फोर्थ का सी किस में है, सिर्फ एक में है, बी। तो मैं बता ही देती हूँ। और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास जी का था, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का था, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का था। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन एंड जर्नल दिए हुए ब्रिटिश इंडिया के टाइम के देखते हैं। बंगाल गजट कलकत्ता में, इसके फाउंडर एडिटर थे जेम्स अगस्टस की, पहला न्यूज़पेपर था। ठीक है, संवाद कॉमेडी बंगाली में था, वीकली आता था, ये राजा राम मोहन जी ने। मिरातुल अकबर पर्शियन में था, राजा राम मोहन जी द्वारा। बांग दत्त 4 लैंग्वेज में था, ये 4 लैंग्वेज में। इसमें राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके थे एडिटर। बॉम्बे टाइम्स है, इसके बाद में ये टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया। रॉबर्ट नाइट और टी बेनेट। राजगोपाल दादा भाई नौरोजी का। हिंदू पैट्रियट आए गिरीश चंद्र घोष का। सोम प्रकाश आए द्वारकानंद विद्याभूषण जी का। इंडियन मिरर आए डी टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर और एन सेन का। अब हमें इसको थोड़ा सा देखिए, इसको याद रखिएगा। अभी 70 में बीपीएससी में पूछा ना, फिर री एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा। अब बंगाली आया जीसी घोष, बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी इसको एडिटर बने। फिर नेशनल पेपर आया देवेंद्रनाथ टैगोर का। अमृत बाजार पत्रिका आया शिशिर मोतीलाल घोष का। बांग दर्शन आया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। द स्टेट्समैन आया रॉबर्ट नाइट का। द हिंदू आया जीएस अय्यर एंड अदर्स। द ट्राइब्यून आया दयाल सिंह मजीठा का लाहौर में। केस देखिए, ये तिलक चिपलंकर अगर करने मिलके ये 2 न्यूज़पेपर। केसरी जो थे मराठी में था और मराठा जो था इंग्लिश में था।
ये बॉम्बे में था। सुधारक आया गोपाल गणेश आगरकर का। विट्ठल विध्वंसक आया गोपाल बाबा वालंगकर का। युगांतर आया बरिंदर घोष एंड बी एन दत्त का। संध्या आया ब्रह्मानंद उपाध्याय का। कॉमरेड आया इंग्लिश, कॉमरेड जो इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, मौलाना मोहम्मद अली का। अल बलाग एंड अल हिलाल ये है अबुल कलाम आज़ाद का। प्रताप हिंदी में था, गणेश शंकर विद्यार्थी का। बॉम्बे क्रॉनिकल्स आया फिरोज शाह मेहता बीजी हारमोनियम का। यंग इंडिया आया एम के गांधी महात्मा गांधी। मूक नायक बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर। नवजीवन आया महात्मा गांधी का। यंग इंडिया और नवजीवन महात्मा गांधी का था। हरिजन भी महात्मा गांधी का था। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। परिदर्शक बिपिन चंद्र पाल। स्वदेश मित्रम जी एस अय्यर। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम मैडम भिखाजी कामा। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। ये सब फॉरेन में आया। इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो आया वो लंदन में आया श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। वंदे मातरम पेरिस में आया मैडम भिखाजी कामा द्वारा। फ्री हिंदुस्तान वैनकूवर तारकनाथ दास में। गदर जो है सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी ने लॉन्च किया इसे। तलवार जो है बर्लिन में आया वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर। मतलब देखिए पूरा मैंने लगभग जितना मुझे आइडिया था वो सब बता दिया है। इम्पॉर्टेंट ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन और जर्नल थे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब लिस्ट 1 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। लिस्ट 2 में है इसके हेडक्वार्टर। अब हम यहाँ पे वैसे तो इसका ऑप्शन डी सही है, लेकिन एक एक करके हम देखते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन को। स्वदेश सेवक होम कहाँ बना था? वैनकूवर कनाडा में बना था। इसके फाउंडर जो थे जी.डी. कुमार थे। और ये इसका पब्लिकेशन भी था स्वदेश सेवक नाम से, जहाँ से गुरुमुखी न्यूज़पेपर आता था। अभी इसका और आगे भी गुरुमुखी न्यूज़पेपर आता था, ये उर्दू में बेसिकली होता था। अब बेसिकली ये क्या था, ये अपने इंडियन रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ जो है वहाँ के लोगों, इंडियन जो थे वहाँ पे, उनके बीच में फैलाते थे। ये सब इसका ऑब्जेक्टिव था। अब फिर यूनाइटेड इंडिया हाउस बना था 1910 में, सेटल यूएस में बना था। और इसके फाउंडर थे तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार। और ये लोग क्या करते थे, बेसिकली वीकली लेक्चर लेते थे। लगभग जो वहाँ पे इंडियन लेबर जो काम कर रहे होते थे उनको इकट्ठा करके वहाँ पे ये लोग डिस्कस करते थे रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ को। ये लोग डिस्कस करते थे, नेशनलिज्म को डिस्कस करते थे, ये सब डिस्कस करते थे। फिर नेक्स्ट है युगांतर आश्रम। वहाँ इसके लीडर थे लाला हरदयाल। और यहाँ पे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी भी फाउंड की थी। और इस युगांतर आश्रम का हेडक्वार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था। यहाँ पे अभी हमने देखा था ना, गुरुमुखी न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था, तो यही थे। यहाँ पे गदर न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया गया। गुरुमुखी जो है वीकली न्यूज़पेपर था, उर्दू में आता था, जिसका कैप्शन होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। फिर नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी। इसके फाउंडर थे मोहन सिंह जी ने फॉर्म किया था इसे सिंगापुर में 17 फरवरी 1942 को। ठीक है। बाद में इनका कुछ जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हुआ तो उन्होंने जापानीज़ जो गवर्नमेंट थी उसने मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को अरेस्ट कर लिया। फिर इसके लीडर बने रास बिहारी बोस जी। फिर बाद में रास बिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस को जुलाई 1943 में उनकी लीडरशिप को हैंड ओवर कर दिया। जब सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ उसके लीडर बने तो वहाँ पे सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी 21 अक्टूबर 1943 में। देखिए इसका एक ये है कि ये जो गवर्नमेंट था इसको 9 देशों ने 9 कंट्रीज़ ने कंफर्म किया था, सपोर्ट किया था। और यहाँ पे जो H.C. चटर्जी जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। M.A. अय्यर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने थे। लक्ष्मी स्वामीनाथन, इनको लक्ष्मी सहगल भी इनका नाम था, ये वुमेन मिनिस्टर बनी थी। यहाँ पे आप हमें पता है सुभाष चंद्र बोस जी का फेमस कोट क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो और यहाँ पे उन्होंने जो रेजिमेंट बनाया था उसमें वुमेन रेजिमेंट भी बनाया था, जिसको लीड कर रही थी लक्ष्मी सहगल या लक्ष्मी स्वामीनाथन, दोनों इन्हीं के नाम है। ठीक है। बाद में फिर इस गवर्नमेंट ने अंडमान और निकोबार पे कब्जा किया, जहाँ पे फिर अंडमान और निकोबार का नाम बदल के शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया।
और यहीं से जो जुलाई 1944 में इन्होंने यहीं पे उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो भी बनाया। इसी आज़ाद हिंद रेडियो से जुलाई 1944 में बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का खिताब बोला था, एड्रेस कहते हुए एड्रेस किया था। फिर 18 मार्च 1944 को INA और जापानीज जो ट्रूप था उन्होंने मिल के लॉन्च किया था इम्फाल से दिल्ली चलो स्लोगन करके। ये था INA का कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द ब्रिटिश शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली? ब्रिटिशर्स ने अपने दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने अपने कैपिटल को दिल्ली कब शिफ्ट किया? 1912, 1913, 1911, मोर देन वन ऑफ देम। तो अभी हमने दिल्ली दरबार पढ़ा था ना, तो फिर वो 1911 का दिल्ली दरबार भी पढ़ा था हमने। तो उसमें 1911 के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ को एम्परर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। इस समय हमारे वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। 11 में वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग। उन्होंने दिल्ली दरबार करवाया था। और उसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए था, यहाँ पे एक तो कैपिटल भी शिफ्ट हुई थी 1911 में, कैपिटल भी शिफ्ट हुई थी कोलकाता से दिल्ली। और फिर जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसको भी रद्द कर दिया गया। इसमें शिफ्ट हो गई कलकत्ता से दिल्ली 1911 के दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट हो गया। बाद में शिफ्ट होते होते बहुत टाइम लगा था, 1931 में शिफ्ट हुआ था। 13 फरवरी 1931 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था दिल्ली में। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, सेंट्रल विस्टा, ये सब बना है। इसमें इसके आर्किटेक्ट है एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर्स। ये भी नाम याद रखें, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, नाम भी पूछा हुआ है। अभी हम लोग आगे जब क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस से तो उसमें दिखेगा, नाम भी पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द पटना सेशन इन 1912? जो 1912 में पटना सेशन हुआ था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो पहला ऑप्शन है सैयद मोहम्मद बहादुर, सर SP सिन्हा, सैयद हसन इमाम, RN मधुलकर। तो बने थे RN मधुलकर जी। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये भी पूछ लेता है। तो ये 27th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। और यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे RN मधुलकर जी। और यहाँ पे रिसेप्शन कमेटी के जो चेयरमैन बने थे वो मजरूल हक जी थे। ये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? तो न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड अरविंदो घोष जी ने लिखा था। ये पब्लिश हुआ था इंदु प्रकाश पत्रिका में। अब हमने ऊपर पढ़ा था ना इंदु प्रकाश पत्रिका के कौन एडिटर थे, ये सब हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये उसी में पब्लिश हुआ था। कौन थे? अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इंदु प्रकाश पत्रिका के कौन थे एडिटर, ठीक है। और ये बॉम्बे का डेली न्यूज़पेपर था। इसमें मॉडरेट की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया था। बेसिकली जो कांग्रेस था उसमें दो पार्ट हो चुका था। कांग्रेस में दो पार्ट, पहले कांग्रेस में दो पार्ट था, दो ग्रुप के लोग थे। पहले मॉडरेट ग्रुप के लोग, पार्ट नहीं सॉरी ग्रुप, दो ग्रुप के लोग थे। एक को मॉडरेट कहा जाता था जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू नॉन वायलेंस ये सब में बिलीव करते थे। और इधर थे एक्सट्रीमिस्ट, ये आंदोलन लॉन्च करना ये सब में बिलीव करते थे। तो अरविंदो घोष जी जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इसीलिए उन्होंने मॉडरेट की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया था यहाँ इसमें न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट? तो इसके फाउंडर थे हाजी शरीयतुल्लाह। और इसका मतलब प्रोमिनेंट एरिया था ईस्ट बंगाल। इसका मेन एम क्या था कि मुस्लिम्स जो बंगाली मुस्लिम थे उनके इस्लामिक प्रैक्टिसेस को रोकना और जो इनको प्यूरिफाई करना, मुस्लिम जो रिलीजन है उसको प्यूरिफाई करना। फराजी जो है, फराज करके फराजी ये वर्ड डिराइव हुआ था फर्ज से। फराजी ये वर्ड डिराइव हुआ था फर्ज वर्ड से। ये फर्ज वर्ड, फर्ज का मतलब होता है ड्यूटीज़। अब जान लेते सैयद अहमद खान कौन थे। ये रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, थिंकर थे। इन्होंने भी एक मूवमेंट लीड किया था जिसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट।
ये इनका इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। 1857 से पहले इन्होंने ब्रिटिश सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके ऊपर उन्होंने वो लिखा था जिसका नाम था असबाबे बगावते हिंद। इसमें क्या होता था असबाबे बगावते हिंद में? बेसिकली इन्होंने जो 1857 रिवोल्ट के कॉजेस को हाईलाइट किया था। ये उनके कुछ फेमस वर्क हैं जिसमें असरार उस सनादीद है जो दिल्ली मॉन्यूमेंट के बारे में है। असबाब बगावते हिंद हमने ऊपर पढ़ा ही। तबय्यन उल कलाम ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट दादू मियाँ। दादू मियाँ जी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे। हाजी शरीयतुल्लाह की जब डेथ हो गई तो फराजी मूवमेंट को इन्होंने ही लीड किया था और फिर इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भी पार्टिसिपेट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय द पीजेंट शाहजहान सरस्वती पब्लिश विच न्यूज़पेपर। पीजेंट को हार्डशिप जो फेस कर रहे थे उस समय के जो किसान थे उसको हाईलाइट करने के लिए शाहजहान सरस्वती जी ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? तो इसका नाम है लोक संग्रह। इसमें पीजेंट्स को राइट को वो किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था कि क्या क्या करना चाहिए, पीजेंट के क्या क्या राइट हैं, कैसे पीजेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कैसे जो किसान हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स वगैरह, इन सबको हाईलाइट किया था उन्होंने। अब ये 70वीं बीपीएससी। अब नेक्स्ट है 70th बीपीएससी जो री एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी को, उसके क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम 70वीं बीपीएससी के जो री एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी को, वो जो बापू हॉल का था, तो वहाँ उसके क्वेश्चन है। अब देखते हैं उसके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल या रिवेलियन टुक प्लेस इन, जो संथाल रिवेलियन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? 1857, 58, 1858, 59, 1855, 56, 1854। तो इसका ऑप्शन सही है 1855, 56। और एक बात, ये जो इसका जो पीडीएफ है इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब संथाल रिवेलियन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या है संथाल रिवेलियन, क्यों हुआ था, ये सब के बारे में जानते हैं। तो संथाल जो है एक ट्राइब है जो झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा उसमें जो उसके बीच में रहता था। और ये इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेस क्या क्या थे कि जो उस समय क्या था कि जो जमींदार थे वो किसानों को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जमींदारी सिस्टम ये सब जो आ गया था, अगर आप टैक्स नहीं दे पाए तो सनसेट लॉ जो आया था, सनसेट के बाद जो ऑक्शन कर दिया जाता था लैंड को, ये सब आया था। अगर मान लीजिए कि आप नहीं दे पाए, फिर आपका किसानों का अगर सूखा पड़ गया तो वो नहीं टैक्स नहीं दे पा रहे, लेकिन टैक्स देना तो है, तो वो उधार लेने अगर मनी लेंडर से गए, तो मनी लेंडर से अगर आप उधार लेने जाएंगे तो कुछ गिरवी रखते थे, तो जस्ट उस समय ज़मीन ही होती थी, ज़मीन गिरवी रख देते थे। तो अगर वो नहीं दे पाते थे उधार तो फिर मनी लेंडर ज़मीन ले लेते थे। तो इस तरह से किसानों को उस समय बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और ट्राइबल लैंड पे जो है नॉन ट्राइब्स का इंक्रोचमेंट बहुत बढ़ गया था। तो ये सब इसके मेन कॉजेस थे। अब इसके लीडर कौन थे? मेन लीडर थे सिद्धू मुर्मू, फिर कानू मुर्मू, इनको इसके को लीडर थे चांद और भैरव मुर्मू, फूलो झानो मुर्मू। ये सब, फूलो झानो उनकी सिस्टर थी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था रिवेलियन को, और उन्होंने कई ब्रिटिश सोल्जर को मारा भी था। अब ये रिवेलियन लॉन्च हुआ 30 जून 1855 को भोगनाडी से लॉन्च हुआ था। और इसका ये ट्राइबल मूवमेंट था, तो इसका टेक्निक भी वही गोरिल्ला वॉरफेयर, और जिससे सताए हुए होंगे उसी को तो टारगेट करेंगे। तो इनको ये टारगेट भी मनी लेंडर्स, जमींदार, ये सबको टारगेट कर, ब्रिटिश ऑफिशियल, ये सबको टारगेट कर रहे थे ये लोग। इसका आउटकम क्या आया इस रिवेलियन का? बाद में इसके जो लीडर्स हैं इन लोगों को मार दिया गया। तो जनवरी 1856 में ये रिवेलियन जो है ख़त्म हो गया। तो आउटकम क्या आया इसका? संथाल परगना बनाया गया 1856 में। फिर संथाल टेनेंसी एक्ट आया 1876 में, जिसमें ट्राइबल लैंड को में आउटसाइडर के इंक्रोचमेंट को वो किया गया, प्रिवेंट किया गया। अब ये
जो था संथाल रिवेलियन, जो था फर्स्ट मेजर ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। देखिए फर्स्ट मेजर ट्राइबल रिवोल्ट था। अगर ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट मेजर ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल रिवोल्ट पूछेगा तो वो होगा मुंडा रिवेलियन। ये याद रखिएगा, वर्ड भी बहुत मैटर करता है। ऑर्गेनाइज मुंडा वाला जो था, मुंडा रिवेलियन जो था वो ऑर्गेनाइज था। ये फर्स्ट मेजर ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, मुंडा रिवेलियन भी आगे आएगा, अभी हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन 1901 हु हैज़ पब्लिश द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी ने इसमें जो कैसे ब्रिटिशर्स इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो सब कॉजेस को उन्होंने हाईलाइट किया था। और इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। अब थोड़ा हम दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। ये इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और ये पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी थे। ये फर्स्ट इंडियन एमपी भी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 बॉम्बे में। ये पारसी जोरोस्ट्रियन फैमिली में हुआ था। अब पॉलिटिकल करियर के बारे में जानते हैं इनके। देखिए 1867 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खोजा था और लंदन में, जो आईएनसी का प्रिकर्सर था। 1874 में ये दीवान ऑफ बड़ौदा अपॉइंट हुए। 1875 में ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए में इलेक्ट हुए। फिर 1885 में इनको बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया और इसी साल ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। फिर 1902 में फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किए गए थे। अगर कहाँ कौन से प्रोविंस से इलेक्ट किए गए थे तो ये भी मैं बता देती हूँ। सेंट्रल फिन्सबरी, इनके जहाँ से इलेक्ट हुए थे उसका नाम था सेंट्रल फिन्सबरी। ये उस सेंट्रल फिन्सबरी से एमपी इलेक्ट हुए थे। अभी ये देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका क्या योगदान रहा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक फाउंडिंग मेंबर भी रहे थे। तो देखते हैं ये जैसे 1885 में तो नहीं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं बता ही देती हूँ। ये आईएनसी जो फॉर्म हुई थी वो 1885 में हुई थी। इसका पहला सेशन भी 1885 में हुआ था, फर्स्ट सेशन। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे ये मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब उसके बाद क्या, जब इसके बाद नेक्स्ट सेशन हुआ 1886 में कलकत्ता में, उस समय प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नौरोजी जी। और ये 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में और 1906 कलकत्ता में। और ये मॉडरेट मेथड को एडवोकेट करते थे, उसमें बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में। 1906 में इन्होंने स्वराज को आईएनसी का गोल डिक्लेयर किया था। सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मैंने ऊपर बताया दिया, इसमें दिया था। अब इन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म भी किए थे। इन्होंने रहनुमाई मजदहान सभा भी बनाई थी 1851 में, जो जोरोस्ट्रियन रिफॉर्म के बारे में थी। फिर ऊपर हमने जो पब्लिशर था उसमें देखा था ना, राष्ट्र गोफार 1854 में राष्ट्र गोफार पब्लिश किया था। गुजराती पेपर था, ये सोशल रिफॉर्म पे बेस्ड था। ठीक है, गुजराती पेपर था, सोशल रिफॉर्म पे बेस्ड था। ये कुछ इनके लिटरेरी वर्क हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द पारसी रिलीजन, द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसिन, ये इनके कुछ लिटरेरी वर्क है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। अब चंपारण सत्याग्रह बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन देखिए, कुछ एक इम्पॉर्टेंट थीम है जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जैसे देखिए महात्मा गांधी, बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, त्रिपुरी क्राइसिस और चंपारण सत्याग्रह, रिवोल्ट 1857 का रिवोल्ट, चंपारण सत्याग्रह 1857 का रिवोल्ट। इसे देखिएगा एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा हर बीपीएससी पीटी के में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो इसके सही ऑप्शन है महात्मा गांधी जी। अब हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं कि क्या है इसका बैकग्राउंड,
ये सब जानते हैं डिटेल में। तो ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी द्वारा इंडिया में, ठीक है, ये याद रखिए, इंडिया में। इससे पहले साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था। तो अब चंपारण सत्याग्रह बैकग्राउंड क्या है? तो क्या हुआ था, 1916 में कांग्रेस सेशन हुआ था। 1916 का कांग्रेस सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लखनऊ में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था मुस्लिम लीग और आईएनसी में, और फिर वो जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, तो जो अलग हो गए थे, तो उनके बीच भी फॉर्म हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ये और मुस्लिम लीग और आईएनसी में भी ये हुआ था। तो ये दो लोगों के बीच हुआ था लखनऊ पैक्ट। यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मतलब एक एग्जाम्पल सेट हुआ था यहाँ पे। तो जो इस पैक्ट, अब ये बताइए लखनऊ सेशन जो हुआ था वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, आप इसके प्रेसिडेंट का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। लखनऊ सेशन जो हुआ था वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इससे क्या होगा ना, आपका इंगेजमेंट बना रहेगा पूरे इलेक्शन में। अब यहाँ पे लखनऊ सेशन जो है, यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी भी अटेंड किए थे। तो वहाँ पे गांधी जी को बोले कि आप चंपारण आइए। एक बार बिहार की हालत बहुत ख़राब हो गई, बिहार में जो किसान थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी बेसिकली, और चंपारण में तो और भी ज़्यादा। तो उन्होंने गांधी जी को चंपारण विजिट करने को बोला कि एक बार वहाँ आइए देखिए। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, पहले मैं वहाँ आऊँगा फिर वहाँ पे कुछ करूँगा, वहाँ पे पहले देखूँगा कि क्या दिक्कत है। तो फिर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे। फिर गांधी जी वहाँ पटना पहुँचे, उसके बाद वो चंपारण भी गए। तो वहाँ पे चंपारण में क्या हो रहा था, किसानों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। वहाँ पे एक 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया सिस्टम क्या था इसका, अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, तो उसका 3 कट्ठा आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है। ये मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फाइन देना पड़ता था। हैवी फाइन को तावान बोलते थे, हैवी फाइन देना पड़ता था। तो ये, और उस समय क्या था, यूरोप में सिंथेटिक डाई भी इंट्रोड्यूस हो गया। जब यूरोप में सिंथेटिक डाई इंट्रोड्यूस हो गया तो ये इस डाई पे जो प्रॉफिट कम होने लगा, तो इससे किसानों को कम पैसा मिलने लगा। ये सब इसके मेन रीज़न थे। तो फिर गांधी जी ने 17 अप्रैल 1917 को मोतीहारी से सत्याग्रह को इनिशिएट किया। ये इंडिया का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। फिर गांधी जी को सेक्शन 188 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर उन पर ट्रायल हुआ 18 अप्रैल 1917 को। फिर और वहाँ पे मूवमेंट और अग्रेसिव होता जा रहा था, इसलिए वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंटरवेंशन से केस को विड्रॉ कराया गया और ये कहा गया कि जो इंक्वायरी कमेटी बैठेगी चंपारण इस पे जो गांधी जी को मेंबर बनाया जाएगा, इस इंक्वायरी कमेटी का एक मेंबर बनाया जाएगा। अब की लीडर तो भाई महात्मा गांधी जी, राजकुमार शुक्ला, बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी और एसोसिएट्स एंड सपोर्टर, ये लोग रहे। ब्रिटिश रिस्पांस मैंने बताया, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाने का वादा किया और जिसमें गांधी जी को इंक्लूड किया जाएगा। फिर कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट की जिसमें क्या रिकमेंड किया। 4 अक्टूबर 1917 को कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की जिसमें रिकमेंडेशन में था कि 3 कठिया सिस्टम को बंद किया जाए और जो तावान जो हैवी ड्यूटी टैक्स लिया गया है उसके 25% को रिटर्न किया जाए, इलीगल सेसेस को बंद किया जाए। ये सब ये हुआ था। और उसके बाद चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ था 1918 में, जिसने इस रिपोर्ट के सारे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया था। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह था गांधी जी का इंडिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक्स प्लेस। तो कहाँ पे हुआ था? चंपारण, बलिया, रांची, नन ऑफ द अबव। तो ये रांची में हुआ था,
ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुआ था, जो अभी प्रेजेंट डे में रांची है। अब हम मुंडा रेवेलियन का भी बैकग्राउंड जान लेते हैं, ये क्यों हुआ था। तो वहाँ पे एक उनका, ये ट्राइब्स थे, तो ट्राइब्स का उनका एक ट्रेडिशनल सिस्टम था जो खूंट काटी था, जो लैंड है उसका ऑनरशिप भी, जिसकी लैंड है वही उस लैंड का ऑनर होगा। तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। क्यों डिक्लाइन हो रहा था? क्योंकि आउटसाइडर का इंक्रोचमेंट बढ़ रहा था। आउटसाइडर को ये लोग डिकूज बोलते थे। आउटसाइडर में कौन आते थे? लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब थे। क्योंकि उस समय बिहार ने जमींदारी सिस्टम लाया था, जमींदारी सिस्टम से सब लोग परेशान थे। अभी हमने ऊपर वही संथाल में भी वही डिस्कस किया, तो उसमें भी वही होता था। और फिर जो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियनिटी को वो कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन में बदल रहे थे। मिशनरीज भी बहुत एक्टिव थी, क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव थी। तो इस तरह से इनका कल्चरल सेपरेशन भी हो रहा था। वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट तो हो ही रहे थे, कल्चरल सेपरेशन भी हो रहा था। और फिर इन लोगों से जो, जैसे ब्रिटिशर्स जो इन लोगों से वो कराते थे कि लेबर कोई काम करवाए, उसमें इन लोगों को कभी पैसा देते थे, कभी एकदम बहुत मिनिमम वे पैसा देते थे। तो इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इन लोगों को। तो ये सब इनका जो मेन रीजन रहा इस मूवमेंट का, मतलब रिवेलियन का लॉन्च होने का। पहले इन लोगों ने 1895 से 99 के बीच में लोगों को अवेक किया, कि हाँ, बताया कि क्या क्या हमारे साथ कैसे हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस सब के बारे में लोगों को अवेयर किया। फिर दिसंबर 1899 को इन्होंने रिवेलियन, ओपन रिवेलियन लॉन्च किया। उस समय क्या किया, जिससे सताए होंगे उसको वो करेंगे, पुलिस स्टेशन पे अटैक किए, मिशनरीज पे अटैक किए, ब्रिटिश सिंबल को जलाए, ये सब हुआ। और इसके मेन लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे इसके मेन लीडर। सॉरी, इसमें मिसिंग है, लेकिन इसके मेन लीडर जो थे बिरसा मुंडा जी थे। फिर अर्ली 1900 में इस रिवेलियन को स्प्रेड हुआ, पूरा छोटा नागपुर रीजन में पूरा स्प्रेड हो गया। फिर फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा जी को, जो इसके मेन लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और फिर 4 जून 1900, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी डेट भी पूछा हुआ है। 4 जून 1900 को बिरसा मुंडा जी रांची जेल में रहस्यमयी मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, अब जब उनकी डेथ हो गई तो अपने आप रिवेलियन खत्म हो गया। अब इसके आउटकम क्या क्या थे? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया 1908 में, जिसने ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफ़र करने से रोक दिया। और फिर तिनकठिया स्टाइल एक्सप्लॉयटेशन को रोका गया इस ट्राइबल जोन में। ये सब हुआ, इस सब इसके आउटकम हैं हुए। पार्टिसिपेशन, वही मुंडाज, संथाल, ये सारे ट्राइब ने पार्टिसिपेट किया। इनका ट्राइब्स थे तो इनका टेक्निक भी गोरिल्ला वॉरफेयर, ये सब इनका टेक्निक होगा। उनका अटैक बहुत कोऑर्डिनेटेड होता था, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल रिवेलियन बोला गया है। इन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। फर्स्ट ट्राइबल रिवेलियन कौन था? संथाल था, लेकिन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल रिवेलियन बोला जाएगा तो ये मुंडा था, मुंडा रिवेलियन था। ठीक है, बाद में बिरसा मुंडा को भगवान, मुंडा ट्राइब से बिरसा मुंडा जी को भगवान भी मानते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन इन 1939? अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बताते हुए मैंने बताया था ना कि किसने कौन बने थे। तो अभी फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोर देन वन ऑफ द। सही है राजेंद्र प्रसाद। मैंने बोला था ना, त्रिपुरी क्राइसिस जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक। इसके इर्द गिर्द कुछ जो आगे पीछे जो मूवमेंट हुए हैं उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेती है। जैसे त्रिपुरी क्राइसिस के बाद ही अलग हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे, ये पूछा था उसने पहले री एग्ज़ाम में। उसने त्रिपुरी क्राइसिस में जो सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन कर लिए उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बना था, ये पूछ दिया। तो त्रिपुरी क्राइसिस कैसे हुआ था मैं बताती हूँ, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये इससे पहले हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में। ठीक है, हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में। इसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी। फिर त्रिपुरी सेशन हुआ 1939 में,
ये हुआ त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे वो 1939 में, यहाँ पे भी री इलेक्ट हुए, सुभाष चंद्र बोस जी को री इलेक्ट किया गया। और एक और इम्पोर्टेंट, हरिपुरा जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे, तो यहाँ पे उन्होंने एक कमिटी बनाई थी, नेशनल प्लानिंग कमिटी, अपने मतलब इसके चेयरमैन थे सुभाष चंद्र बोस जी। बाद में जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो इसके चेयरमैन बने जवाहरलाल नेहरू जी। और बाद में ये 5 ईयर प्लान जो आया यहीं से इनिशिएट हुआ था। तो ये था छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन। अब हम जान लेते हैं त्रिपुरा में जब 1939 में इनको री इलेक्ट किया गया, तो इनके और जो लीडर थे, मेन लीडर, बड़े बड़े लीडर जो गांधी जी, नेहरू जी, इन सब के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि ये तुरंत लॉन्च कर देना चाहते थे स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये सब मूवमेंट, ये तुरंत कंप्लीट इंडिपेंडेंस तुरंत लॉन्च कर देना चाहते थे। ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे ये, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश इकॉनमी थोड़ी डगमगा गई थी, तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते थे। और गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इस तरह मतलब नॉन वायलेंस, इसमें बिलीव करते थे। तो इस तरह से इन लोगों के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आ गया त्रिपुरी में। और फिर गांधी जी जिसको सपोर्ट कर रहे थे, पत्ताबाई सीतारामैया जी, वो भी हार गए। और तो गांधी जी वहाँ पे बोले कि इनकी हार जो मेरी हार है। तो ये सब चीज़ें हुई, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया आईएनसी का। उसके बाद यहाँ से अलग होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। तो ये था कुछ त्रिपुरी सेशन के बारे में, ठीक है। ये सब मैंने बता ही दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हसरत मोहानी, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना आज़ाद, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें है बदरुद्दीन तैयब जी। अब बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1844 को बॉम्बे में, मुस्लिम फैमिली में। ये अपने बड़े भाई से इंस्पायर थे। इनके बड़े भाई का नाम था कैमरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट इंडियन सॉलिसिटर थे इंग्लैंड में। अब इनके कुछ लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के बारे में जान लेते हैं। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के फर्स्ट मुस्लिम जज थे, फर्स्ट मुस्लिम जज। बाद में चीफ जस्टिस बने थे। ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट के फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस थे। और फिर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1873 में इनको इलेक्ट भी किया गया। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे सीनेट के मेंबर भी रहे, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे। अब इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जान लेते हैं। ये आईएनसी जो 1885 में बनी थी, इसके फाउंडिंग मेंबर भी थे। और ये 3 बार मतलब जो थर्ड सेशन हुआ था आईएनसी का 1885 के प्रेसिडेंट आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने ऊपर भी पूछा था। 1886 में कौन था? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, दादा भाई नौरोजी जी प्रेसिडेंट थे। दादा भाई नौरोजी जी बने थे 1886 में। अब कलकत्ता में हुआ था। अब उसके बाद जो 1887 मद्रास में हुआ, उस सेशन में आईएनसी के प्रेसिडेंट बने बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे ऑफ आईएनसी थे। अब इनका कुछ और कंट्रीब्यूशन भी रहा। इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी फाउंड किया, फिरोज शाह मेहता जी और केटी तेलोंग के साथ मिलके। फिर इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई लंदन में, दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी के साथ मिलके। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच पोर्टफोलियो डिड राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946? 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था? तो ए है डिफेंस, बी है होम, सी है फूड एंड एग्रीकल्चर, और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन है सी, फूड एंड एग्रीकल्चर। अब हम इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये फॉर्म हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 2 सितंबर 1946 को अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। हमने पढ़ा था ना, जो बाद में इससे पहले पढ़ा था, जो डायरेक्ट एक्शन डे आया था मुस्लिम लीग का। तो कैबिनेट मिशन प्लान में मुस्लिम लीग के जो 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन मुस्लिम्स को कुछ रिजर्वेशन दिया गया था मतलब कैबिनेट के अंदर। तो इनिशियली मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों ने सहमति जताई थी कैबिनेट मिशन प्लान पे, और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी।
उसके उस पे। तो ये है इंटरिम गवर्नमेंट का। इसका जो ऐसा था कि जो रियल पावर था इंटरिम गवर्नमेंट का, ये वॉयसरॉय के हाथ में था। उस समय वॉयसरॉय थे लॉर्ड वेवल। अब ये उसके बाद मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया, फिर इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया था। तो अब देखते हैं, उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 14 लोगों को बनाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर। सी राजा गोपालाचारी को दिया गया था एजुकेशन। जगजीवन राम को दिया गया था लेबर। ये भी इम्पोर्टेंट है, जगजीवन राम भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी बिहार पूछ लेता है इनके बारे में। अरुणा आसफ अली जी को दिया गया था रेलवे। जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। CH बाबा को वर्क्स माइंस एंड पावर। बलदेव सिंह को डिफेंस। लिकायत अली खान को फाइनेंस। I चुंद्रीगर को कॉमर्स। अब्दुल रब निस्तार को कम्युनिकेशन। गजनफर अली खान को हेल्थ। जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ। बाद में मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया, तो इन्होंने जो भी ज्वाइन किया ही नहीं कैबिनेट को। ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who first described the revolt of 1857 as the first Indian War of Independence? मैंने बोला था ना कि 1857 से पूछता है। तो इसका ऑप्शन है वीडी सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर मजूमदार, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सही है, बीडी सावरकर ने बोला था इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम देख लेते हैं किसने क्या क्या बोला था। वीडी सावरकर जी ने तो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला था। आरसी मजूमदार जी ने बोला था ना तो ये नेशनल है, ना तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये। नेहरू जी से फ्यूडल अपराइजिंग के तौर पर देखते थे। मार्क्सिस्ट जो थे इसको सोल्जर और पेजेंट जो किसान थे उसके बीच का में देखते थे, अगेंस्ट जो फॉरेन के अगेंस्ट एक तरह से स्ट्रगल देखते थे इसको। ये था कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था, ये कब इस्टेब्लिश किया था और क्यों? तो 1802 में इस्टेब्लिश फॉर 1802 सी फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च इन इंडियन लैंग्वेज। बी ऑप्शन है 1802 सी टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। सी है 1800 सी टू ट्रेन इंडियन सिविल सर्वेंट। और डी है 1800 सी टू ट्रेन सिविल सर्वेंट इन इंडियन लैंग्वेज। तो ऑप्शन सही है इसका डी। अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में बना था, ये बनवाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। वो उस समय ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उन्होंने 1800 में इसको बनवाया था। इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? जो ब्रिटिशर्स जो सिविल सर्वेंट, उस समय ब्रिटिशर्स को ही सेलेक्ट किया जाता था, तो ब्रिटिश के जो सिविल सर्वेंट होते थे वो अब इंडिया में रूल करेंगे, तो यहाँ के लैंग्वेज, यहाँ के कल्चर के बारे में तो उनको पता ही होना चाहिए ना, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली होगा। अंग्रेजों ने बहुत दिमाग चलाया था, तो उस वहाँ पे यहाँ पे जो था फोर्ट विलियम कॉलेज में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर के बारे में बताया जाता था, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच वायसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया? ऑप्शन ए है मायो, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है रिपन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सही है मायो। मायो ने डिसेंट्रलाइज किया था कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया में। वो इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को इनिशिएट किया था, और यही था। फिर बाद में रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी इन्होंने डेवलप करने का वो मांग रखा था। बाद में रिपन के टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस बुक गुलामगिरी? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है रामास्वामी नायकर पेरियार, सी है BR अम्बेडकर, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका सही ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो है एक सोशल एक्टिविस्ट और एंटी कास्ट रिफॉर्मर हैं, थे महाराष्ट्र के ये थे। इनके ऊपर अभी बुक भी मतलब मूवी भी बनी, सॉरी, इनकी वाइफ भी सोशल एक्टिविस्ट थी। उनका नाम बताइए मुझे, ठीक है, इनकी वाइफ भी सोशल एक्टिविस्ट थी, उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलाउड? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या अलाउड किया था? कॉन्फिस्केशन ऑफ द एसेट ऑफ द न्यूज़पेपर इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल।
बी है कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज नॉट फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल। सी है कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, तो डी सही है। सी और ए ऑप्शन दोनों सही था, इसलिए डी है। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जान लेते हैं। ये 1878 में आया था और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। बेसिकली इसे बनाया गया था जो 1857 रिवोल्ट के बाद जो ये लोग डर गए थे, तो इन्होंने इसको, उस समय इंडियंस इतना सप्रेशन हुआ था इंडियंस का, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो बंगाल फेमाइन आई, इससे जो बंगाल फेमाइन के दौरान जो जैसे अंग्रेज कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं इंडियन फार्मर्स को, ये सब हाईलाइट हुआ था। तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना एकदम जागृत हो रही थी और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर चुका था। तो ये सब इस सबको कर्व करने के लिए, रोकने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया। उस समय लोग जो है समाचार पत्रिका से, जर्नल से, ये सब के थ्रू नेशनलिज्म को लोग फैला रहे थे। तो इसको कर्व करने को, रोकने के लिए ये आया। अब इसका की प्रोविज़न क्या था? इसमें क्या था, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर को बैन नहीं किया जाता था, सिर्फ इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर को टारगेट किया गया। और इसमें क्या था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे उनका डिसीजन जो है फाइनल होता है, उसको कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। और इसमें कंटेंट जो था, उस कंटेंट को प्री अप्रूवल लेना पड़ता था गवर्नमेंट सेंसर से। और प्रिंटिंग प्रेस एंड मटेरियल कुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसको सीज कर दिया जाता है प्रिंटिंग प्रेस और मटेरियल को, अगर कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल पाया जाता तो। अब बिना ज्यूरी ट्रायल को अगर कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल पाया गया तो एडिटर को इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है या फाइन देने के लिए फेस करना पड़ता बिना ज्यूरी ट्रायल के। तो हिंदुस्तानी भी कौन सा पीछे थे, उन्होंने रातों रात जो है इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि एग्जांपल, अमृत बाजार पत्रिका को ओवरनाइट स्विच कर दिया गया था फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश में। बाद में लॉर्ड रिपन आए, फिर उन्होंने इसे रिपील कर दिया 1882 में। अब कुछ प्रेस लॉ देख लेते हैं रिलेटेड। प्रेस एक्ट आया 1835 में। इससे जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल दे दिया गया, प्रिंटिंग प्रेस का कंट्रोल गवर्नमेंट को दे दिया। फिर गैजिंग एक्ट आया, फिर सेडिशन एक्ट आया 1870 को, इसमें सेडिशन को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, इसमें अभी ऊपर हमने पढ़ा है इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर को टारगेट किया गया। फिर इंडियन प्रेस एक्ट आया 1910 में, इसमें डिमांड किया गया कि अगर गिव पावर टू डिमांड सिक्योरिटी एंड सेंसर नेशनलिस्ट कंटेंट को सिक्योरिटी और सेंसर मतलब करने का डिमांड था, पावर देने का डिमांड किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया 1923 में, इसमें क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को लीक डिस्क्लोज नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड इन द ईयर 1920, 1919, 1918, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सही है 1920। अब हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन इन इंडिया में बना था। ये 1920 में बना, बॉम्बे में लाला लाजपत राय की प्रेसिडेंसी में बना था। अब इसके फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे, वो तो इनोग्रल जो सेशन था, पहला सेशन जो था उसको प्रिसाइड किए थे। फिर बीपी वादिया जी थे इसके फाउंडर, बीपी वादिया, मोतीलाल नेहरू, ये सब इसके फाउंडिंग मेंबर थे। बीपी वादिया जी ने मद्रास लेबर यूनियन भी बनाया था 1918 में। एनी बेसेंट, एनएम जोशी, सीएफ हेनरी, ये सब इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। अब इसका डिमांड भी वही होगा, लेबर के लिए बना है तो, और ट्रेड यूनियन है तो इसका डिमांड भी मिनिमम वेजेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब इसका मेन डिमांड थे। बाद में ये फिर 1929 में ये अलग स्प्लिट हुआ, इसको बनाया गया इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना बाय वीवी गिरी, मॉडरेट थे वो। फिर 1931 में फिर से स्प्लिट हुआ और यहाँ पे रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना बाय कम्युनिस्ट, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड मैकॉले इशू इज फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। कब उन्होंने, मैकॉले ने जो इंडियन एजुकेशन पे अपना फेमस मिनट था कब इशू किया था? 12 फरवरी 1835, 12 फरवरी 1836, 2 फरवरी 1835, 1 फरवरी 1835। तो ये ऑप्शन सही है इसमें 2 फरवरी 1835। मैकॉले मिनट जो आया था वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे आया था। इसको लाए थे, इसका जो आया था, इसको लाए थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इनका पूरा नाम था। और ये बेसिकली ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि जो इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्राइमरी मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाया जाए यहाँ इंडिया में, इंडियंस को, ताकि इससे क्या हो गया, यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन कल्चर के बारे में प्रमोशन हो पाएगा। ये सब था मैकॉले मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूज़पेपर रोट द फॉलोइंग अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ ए कंट्री एंड विल लीड टू द गो ऑफ इनकन्वेंसिबल मैग्नीट्यूड फॉर ए कंट्री मैन। ये किस न्यूज़पेपर ने लिखा था आईएनसी के लिए? इसका ऑप्शन ए है द इंडियन मिरर, बी है द न्यूयॉर्क टाइम्स, सी है द टाइम्स ऑफ इंडिया, डी मोर देन वन ऑफ द। इसका ऑप्शन सही है द इंडियन मिरर। हमने पढ़ा, अभी ऊपर पढ़ा था द इंडियन मिरर के कौन थे, ये कहाँ आता था, ये आता था कलकत्ता में। और इसके वो कौन थे, एडिटर जनरल, ये एडिटर और ये सब कौन थे, ये फाउंडर, ये मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके एडिटर और फाउंडर थे, ठीक है। ऊपर पढ़ा है हमने। इसमें ये बोला गया कि बाद में क्या हुआ, इसी पे जब बदरुद्दीन तैयब जी बने थे 1887 में, तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ये बोला था कि कांग्रेस में जो है, कांग्रेस में किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से नहीं बना है कांग्रेस आईएनसी, बल्कि ये भारत के सभी विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से बने हैं। ये बाद में इन्होंने बोला था बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? ऑप्शन ए है हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देख लेते, कब आया, कौन, तो ये आया 1793 में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और रीजन कौन सा रीजन कवर कर रहे थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मद्रास और बनारस। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने अपना कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया था, तो उस समय कंपनी के जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनमें बहुत करप्शन बढ़ गया था, मिसमैनेजमेंट बढ़ गया था। उसके बाद 1770 में बंगाल फेमाइन आया। बंगाल जब फेमाइन आया तब ब्रिटिश के जो फ्लॉज थे ये हाईलाइट हुए। एग्जिस्टिंग सिस्टम में कौन से फ्लॉज हैं ब्रिटिशर्स के, तो ये हाईलाइट हुए। तो इस पर फिलिप फ्रांसिस जो थे वो 1776 में उन्होंने प्रपोज किया परमानेंट लैंड रेवेन्यू को। बाद में फिर कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और इस कमेटी में कॉर्नवालिस थे, सर जॉन शोर थे, जेम्स ग्रांट थे, जो कमेटी बनाई गई थी इसकी। तो इसके बाद उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में। अब इसका की फीचर क्या था कि फिक्स रेवेन्यू होता था, जमींदार को देना होता था, और उस रेवेन्यू में शेयर था जमींदार का भी। जमींदार को जो 1/10 अपने पास रखता, बाकी को 10-11 जो था वो कंपनी को चला जाता, और जमींदार को ओनरशिप की फुल राइट थी। अगर मान लीजिए आप नहीं चुका पाए जमींदारी को, तो वो जो आपका लैंड था वो जमींदार को चला जाता था। अभी मैंने ऊपर ही बोला था ना सनसेट लॉ भी आया था। तो सनसेट लॉ क्या था कि जैसे मान लीजिए आपके आज टैक्स देने का आज आखिरी दिन है, तो सनसेट से पहले अगर आप टैक्स नहीं दे पाए तो सनसेट के बाद जो आपके लैंड को ऑक्शन कर दिया जाता था। फिर टेनेंसी राइट भी राइट उसके पास था, ये सब था।
पत्ता सिस्टम आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु थ्रू हार्मलेस बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? जतिन दास, बटकेश्वर दत्त, भगत सिंह, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर में ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब देख लेते हैं कि ये क्या है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम्बिंग हुए थे, क्यों हुए थे? ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने किया था। ये दोनों HSRA के मेंबर्स थे। इनका पर्पज़ किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ जो अंग्रेजी गवर्नमेंट है उसको जगाना था। क्योंकि यहाँ पे उस दिन 2 बिल इंट्रोड्यूस हो रहे थे। एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल था जो वर्कर्स के राइट को ख़त्म कर रहा था, और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल जो गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रहा था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो उस समय हो रही थी उसको सप्रेस करने के लिए। तो ये दोनों बिल के खिलाफ इन्होंने ये किया था। मैंने बोला इनका मतलब ये किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, ये सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको अंग्रेजी गवर्नमेंट को जगाना था, अवेयर करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द गया सेशन ऑफ 1922? कौन था? गया सेशन जो 1922 में हुआ था उसमें कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है हाकिम अजमल खान, ऑप्शन सी है CR दास, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो उस समय ये सबसे पहले जान लेते हैं ये कौन सा सेशन था INC का। तो ये 37वां सेशन था INC का, जो गया में हुआ था 1922 में। और उस समय उसके प्रेसिडेंट थे CR दास जी। उसी समय वो बना था प्रो चेंजर और नो चेंजर का ग्रुप बना था। प्रो चेंजर और नो चेंजर का ग्रुप बना था। प्रो चेंजर जो थे काउंसिल एंट्री के मतलब सपोर्ट में थे, नो चेंजर जो थे काउंसिल एंट्री को बायकॉट करना चाहते थे। और प्रो चेंजर में CR दास, मोतीलाल नेहरू और बिहार से श्री कृष्ण सिंह भी जो प्रो चेंजर में थे। ये हुआ था। फिर यहाँ पे स्प्लिट ऑफिशियली स्प्लिट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद स्वराज पार्टी बन गई थी जनवरी 1923 में, जिसमें CR दास प्रेसिडेंट बने थे और फिर मोतीलाल नेहरू जो यहाँ पे सेक्रेटरी बने थे। और फिर इनका ऑब्जेक्टिव वही प्रो चेंजर थे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करना इनका ऑब्जेक्टिव था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। लिस्ट 1 में है सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट सोसाइटीज़, और लिस्ट 2 में है उसके फाउंडर। अब मिलाना है। हमने क्या अब रामकृष्ण मिशन पढ़ा था ना, स्वामी विवेकानंद जी, तो B का 2 किस में है? B और C में है। तो A तो अपने आप गड़बड़ हो गया, तो B होगा या तो C होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर पता है तो गोपाल कृष्ण गोखले के, तो C का 4th, B का 2 हो गया, C का 4th, सिर्फ एक में है, तो B ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे सोसाइटीज़ को देखते हैं। ब्रह्मो समाज जो बना था वो 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में बना था। इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय जी, और ये आत्मीय सभा का प्रिकर्सर था। आत्मीय सभा जो 1814 में बनी थी, 1814 में उसका प्रिकर्सर था। ये चूँकि ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यही सब होगा। सोशल रिफॉर्म में सती प्रथा को बंद करना, चाइल्ड मैरिजेस, विडो रीमैरिज, ये सब पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। वुमेन एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब पे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने। इसके मेजर लीडर भी राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, ये लोग इसके मेन लीडर थे। अब डिवीज़न हुआ था ब्रह्मो समाज में, पहले 1843 में हुआ। आदि ब्रह्मो समाज बना, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मो समाज बनाया। फिर 1866 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया, जिसमें मॉडर्न थॉट को, रेडिकल रिफॉर्म को ये किया गया। बाद में केशव चंद्र जी को वो क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि ये रेडिकल रिफॉर्म प्रोग्रेसिव माइंड के थे, लेकिन और ये चाइल्ड मैरिज ये सबको बैन करने के लिए एडवोकेट करते थे। लेकिन इन्होंने अपने बेटी की शादी जो है बहुत छोटे उम्र में कर दी थी, और सेम कास्ट में की, ब्राह्मण में की, तो इसलिए इनको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया। फिर साधारण ब्रह्मो समाज बना 1878 में, आनंद मोहन बोस ने बनाया। और इसका मतलब इसके की सोशल रिफॉर्म कौन से हैं?
ये सती एवोल्यूशन, सती का एवोल्यूशन हमें पूरा पता ही है कि इसमें ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा हुई थी, राजा राम मोहन के बहुत प्रयासों के बाद 1829 में हुआ था। रेगुलेशन 17 आया तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को एबॉलिश कर दिया। ये इसका की सोशल रिफॉर्म है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये इसके फाउंडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये बनी थी 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में। को फाउंडर में जीके देवधर, एवी पटवर्धन, एन.ए. द्रविड़, ये लोग इसके को फाउंडर हैं। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, लेकिन इसके 4 ब्रांचेस थे इंडिया में, मुंबई, चेन्नई, इलाहाबाद और नागपुर में। ऑब्जेक्टिव वही था, इंडिविजुअल को सर्व करना, नेशनलिस्ट को अवेकन करना, और जो उस समय एजुकेशन, जो मेन इशू थे एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, ये सबको एड्रेस करना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब बाकी 2 पढ़े हमने, 2 ये सब, बाकी तो हमें पता ही है। हमने विधवा विवाह विष्णु शास्त्री पंडित का है, और रामकृष्ण मिशन हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। लिस्ट 1 में क्या है कि राइटर के नाम है, लिस्ट 2 में बुक के नाम है, जो 1857 रिवोल्ट के ऊपर लिखी गई। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, देखिए मैंने बोला था ना 1857 रिवोल्ट जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, उससे पूछता है। अभी हमने ऊपर वीडी सावरकर जी को पढ़ा था, उन्होंने इसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। ए का वन सिर्फ सी में है, तो सी होगा। देख रहे हैं कितना ईजी है, लेकिन आगे देख लेते हैं कौन कौन सी और बुक लिखी गई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तो वीडी सावरकर, उनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। फिर रिवेलियन 1857 लिखा पूरन चंद जोशी ने। फिर द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखा जॉर्ज ब्रूस मैलेसन ने। फिर इसे ग्रेट म्यूटिनी बोला क्रिस्टोफर हिबर्ट ने। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857, ये इकबाल हुसैन ने लिखा। खान मोहम्मद सादिक खान ने लिखा अनसंग हीरो ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द पीजेंट एंड द राज लिखा, ये इरिक स्ट्रोक ने लिखा। ये कुछ बुक थी 1857 रिवोल्ट के ऊपर जो लिखी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसका ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है संबलपुर, ऑप्शन डी है सतारा। तो इसका सही ऑप्शन है जयपुर। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था लॉर्ड डलहौजी का, तो ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में। ये हिंदू लॉ को मिस इंटरप्रेट करके किया गया था। इसमें क्या था कि जो एडॉप्टेड, अगर मतलब वहाँ कोई राजा है, उसका कोई बेटा नहीं है, तो वो कोई सन अडॉप्ट कर रहा है, या जो किसी भी या लड़का या लड़की जो भी अडॉप्ट कर रहा है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसका कोई राइट नहीं होता उसके सक्सेशन पे। ये उन्होंने हिंदू लॉ का मिस इंटरप्रिटेशन किया था। अब इसमें हुआ था कि नो मेल हेयर, अगर कोई राजा है उसका कोई मेल हेयर, मतलब उस समय राजकुमार को ही गद्दी दी जाती थी, तो अगर उसका कोई मेल हेयर नहीं है तो वो राज्य उसको अनेक्स कर लेते थे ब्रिटिशर्स, ये था उनका। और जो एडॉप्टेड सन या एडॉप्टेड हेयर, उसको कोई रॉयल प्रिविलेज नहीं दिया जाता था, कोई पेंशन वगैरह ये कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो इसमें मेजर कौन कौन से स्टेट को एनेक्स किया गया, सबसे पहले सतारा को किया गया 1848 में, फिर 1849 में जैतपुर एंड संभलपुर, फिर 1852 में उदयपुर जो छत्तीसगढ़ में, उसको राजस्थान वाला उदयपुर ने, 1853 में झांसी, जिसमें फिर रिवोल्ट हुआ था 1857 के रिवोल्ट में जो रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया था, फिर 1854 में नागपुर, और 1856 में अवध को मिस गवर्नेंस के उस पे ग्राउंड पे अनेक्स किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे नहीं। तो इसलिए ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आज़ाद हिंद फौज। INA से कौन एसोसिएटेड नहीं है, INA मतलब आज़ाद हिंद फौज से। तो ए ऑप्शन है SA डांगे, बी प्रेम सिंह सहगल, सी शहनवाज खान, डी जनरल मोहन सिंह। तो ऑप्शन सही है ए, SA डांगे।
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आज़ाद हिंद फौज INA? क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए है S.A. डांगे, ऑप्शन बी है प्रेम सिंह सहगल, ऑप्शन सी है शाहनवाज खान, ऑप्शन डी है जनरल मोहन सिंह। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, S.A. डांगे। S.A. डांगे का पूरा नाम है श्रीपद अमृत डांगे। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, वो ये जो फाउंडिंग मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ये INA से एसोसिएटेड नहीं थे, बाकी सब INA से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 क्या है? प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, INC बनने से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो है, और लिस्ट 2 में उनके फाउंडर मेंबर हैं। तो अब देखते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनी थी 1876 में। इसके फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जी। फिर इसके ये प्रिसीडेड बाई था इंडियन लीग बना था, उसी का वो था 1875 में इंडियन लीग बनाया था शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ने, उसी का प्रेसिडेंट वो वर्जन था ये। अब पहले इसका नाम रखा गया भारत सभा, फिर बाद में इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नाम दिया गया। इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था कलकत्ता में, बाद में 1886 में इसको INC से मर्ज कर दिया गया। अब नेक्स्ट बना था मद्रास महाजन सभा 1884 में। ये बना था मद्रास जो अब चेन्नई में। इसके फाउंडर थे M विराग्रवचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो उसका फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट बने थे पी रंगाय नायडू। ठीक है। अब लेटर कंट्रीब्यूशन उसका कुछ नहीं, साल्ट सत्याग्रह में इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन देख लेते हैं। ये 1885 में बना था, ये बॉम्बे में बना था। इसके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता, KT तेलोंग, बदरुद्दीन तैयब जी। हमने बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में जब पढ़ा था ऊपर में, तब भी इसे पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, पूना सार्वजनिक सभा। ये 1870 में बनी, पूना में बनी। इसके फाउंडर थे GV जोशी, SS साथे, SH चिपलौंकर। और इसके की कंट्रीब्यूटर थे महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने 1871 में इसे ज्वाइन किया था।